नमस्कार साथियों, मैं प्रेम वर्मा आख्या अकेडमी बाराबंकी की तरफ से टेट के लिए नए प्रश्न पत्र के साथ आपके साथ। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये प्रश्न तो है और ये प्रश्न पत्र है 2013 का आया हुआ है ना। ये प्रश्न पत्र जो है 13 में आया था। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी हैं जहाँ पर वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन सही नहीं थे, चार के चारों ऑप्शन सही नहीं थे। एक ऑप्शन है, एक प्रश्न है, जब आएगा तो आपको बताएंगे, है ना। और ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न में अपने आप में से 2-4 प्रश्न लपेटे हुए हैं, आ सकता है इसकी व्याख्या जरूर देखें। जैसे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। बहुत ही सरल सा सवाल है। अगर आपने कभी भी मैप देखा होगा इंडिया का तो आप आसानी से प्रश्न को कर ले जाएंगे, है ना। गुजरात है, उसकी अपनी समुद्री सीमा है। गोवा है, उसकी अपनी समुद्री सीमा है। महाराष्ट्र है, सभी की अपनी समुद्री सीमाएं हैं, सभी के अपने अपने बंदरगाह हैं। बस राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो क्या है, स्थलबद्ध है। तो आंसर क्या होगा, राजस्थान। अब किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं, इसका आंसर तो आपको मिल गया। अगर समुद्री सीमा पर आधारित प्रश्न आ जाता तब आप क्या करते, तो गुजरात जो है भारत की सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा वाला स्थल पर जो स्थलीय भारत है ना। क्योंकि भारत समुद्र में भी है। भारत के कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो समुद्र में है ना। और वो केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीपीय समूह है फिलहाल, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी जो है समुद्री सीमा भारत में है। लेकिन अगर स्थलीय भारत जो है ना, वहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी जो है सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सबसे लंबी जो है समुद्री तट रेखा है। ठीक, निम्न में से कौन सा ऐसा दक्षिण भारतीय राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है। निम्न में से कौन सा ऐसा, ओवरऑल दे देगा आपको कि जो द्वीप में भी भारत है और जो क्या कहते हैं कि स्थलखंड पे भारत है, उन सभी को मिलाकर ओवरऑल दे देगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको जवाब देना रहेगा कि इनमें से किसकी। जैसे आप कल हम लोगों ने जो प्रश्न पत्र हल किया था तो उसमें एक प्रश्न पत्र आ गया था कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक, तो वहाँ पर कंफ्यूजन वाला मैटर था। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। ऑस्टिन गॉडविन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसका दूसरा नाम है, कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में है। वर्तमान में POK में है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो चोटी आती है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर की उसकी ऊंचाई है। लेकिन भारत में भारतीय हिमालय के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा है। कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक, और जो K2 है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। क्योंकि आप जानते हैं भारत जो है आपका वो 2 प्लेटों पर है। एक तो यूरेशियन प्लेट पर है हिमालय का कुछ खंड, और बाकी भारत जो है आपका एशियन प्लेट पर है। जब कभी क्लास फुल लेंथ की चलेगी तो आपको बताएंगे। तो उसी तरीके से भारतीय राज्यों में भारत की कुल ये प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न जो है आपके लिए कई प्रश्न इसलिए मैंने कहा समेटे हुए हैं क्योंकि अभी तक भारत की जो सीमा थी, है भारत की तट रेखा, सीमा नहीं, भारत की तट रेखा। भारत की तट रेखा अभी तक कितनी थी, अभी तक थी 7516 समथिंग, है ना, किलोमीटर। ठीक है जी, इतनी थी। अब क्या है, अब ये डेटा बदल गया है। अब नवीनतम शोधों के बाद जो भारत की तटरेखा जो है, भारत की तटरेखा बदल गई है ना। भारत की तटरेखा कितनी हो गई है, भारत की तटरेखा अब हो गई है 11,098 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। 11,000 ये हो गया, ये है ना, 11,000 11,098 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। ये आपकी नवीनतम, और नवीनतम में 2 चीज़ें बच गई हैं कि जो दक्षिण भारत का राज्य पहले सबसे ज़्यादा समुद्री तटरेखा वाला था वो बदल गया है डेटा अब, है ना। तो इसलिए अब ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए कई प्रश्न ये अपने आप में समेटे हुए हैं। अगर जरा भी बदल जाता तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की स्थलखंड पर। ठीक, सबसे लंबी दक्षिण भारतीय राज्य कौन सी तटरेखा वाला, तमिलनाडु। ओवरऑल भारत की सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 2392 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक है जी, तो इसीलिए इस प्रश्न को जरूर देखें आप। अगला प्रश्न,
किसी नदी के प्रदूषण की माप की जाती है किसके द्वारा? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? बीओडी, है ना। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बीओडी का फुल फॉर्म है भाई बायोलॉजिकल, है ना, ऑक्सीजन डिमांड। और ये क्या होती है? तो ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है किसी भी जल में, मतलब नदी के जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं उनको विघटित करने के लिए जो जीवाणु होते हैं, है ना, उनको, सूक्ष्म जीवों जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी कि किसी नदी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उस नदी में जो कार्बनिक अपशिष्ट है उसको विघटित करने के लिए ज़रूरत होती है। किसको? सूक्ष्म जीवों को, है ना। इससे नदी के प्रदूषण की स्तर की माप की जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बीओडी। अगला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा? टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या फिर मलेरिया? तो इसे हम लोगों ने, इस प्रश्न को हम लोगों ने शायद कल भी देखा था, लेकिन हम लोगों ने कल क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था भाई बैक्टीरिया ने, कल हम लोगों ने देखा था बैक्टीरिया पर आधारित रोग। आज क्या आ गया? वायरस। तो आपको रोगों के बारे में एक प्रश्न जरूर आता है कि इनमें से कौन सा रोग कवक से है, कौन सा रोग क्या कहते हैं कि वायरस से है, कौन सा रोग जीवाणु से है, बैक्टीरिया से है। इस तरह का एक प्रश्न आपको आता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या होगा? जुकाम होगा, है ना। बाकी क्या है? टाइफाइड है, कॉलरा है और मलेरिया है, हम लोगों ने परसों देखा था, है ना। ये सब रोग काहे से हैं? ये सब आपके बैक्टीरिया से। वहाँ पर प्रश्न था प्लेग में से किससे होता है ना, तो प्लेग था, ठीक। और टीबी है, हैजा है, निमोनिया है, टाइफाइड है, कॉलरा है, ये सब काहे से थे? ये सब थे आपके बैक्टीरिया से। लेकिन जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है ना। तो वायरस संक्रमित 5 प्रमुख रोगों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वायरस से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? एक तो आपने जान ही लिया भाई, जुकाम को जान लिया। दूसरा क्या है? खसरा है ना। और क्या है? चेचक है, खसरा है, चेचक है। और क्या है? पोलियो है, डेंगू है ना। पोलियो है, डेंगू है, ये सब कैसे रोग हैं? तो ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं आपके, ठीक है जी। और कौन सा है? एक बहुत ही खतरनाक जिससे पहले दुनिया डरती थी, कौन सा रोग था? एड्स। ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस की खोज किसने करी थी? 1892 ने इवानोस्की ने, है ना। इवानोस्की ने इसकी खोज करी, बाद में पुष्टि भी एक वैज्ञानिक ने करी थी। बहरहाल 1892 में इवानोस्की ने इसकी खोज करी थी। और एक प्रमुख प्रश्न आता है जो वायरस से आता है, ये क्या है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, है ना। एक प्रश्न आपसे और आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी जो उससे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन है जो जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है? तो वो क्या है? यूग्लिना है ना। तो ये प्रश्न आपका रहा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है? वर्षण। तो क्या है? वृष्टि मतलब वर्षण होता है। तो सब आंसर क्या होगा? वृष्टि है ना। क्योंकि भारत 2 गोलार्धों में है। कौन कौन से? एक तो है उपोष्ण में और दूसरा किस गोलार्ध में है? दूसरा है समशीतोष्ण में, है ना। समशीतोष्ण में। तो इसकी वजह से जो है वृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है मौसम का भारत में, है ना। वर्षण यानी कि, और भारत का वर्षण किस पे डिपेंड करता है? मानसून पे करता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमान, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? तो कौन सा है भाई? पहले तो ये जान लीजिए बेसिक इसका आंसर कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती हैं? कुल होती हैं भाई 5 परतें। 2 परतें मैंने आपको बता रखी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत है,
किलोमीटर की हाइट तक ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक भूमध्य रेखा पर पाई जाती है ना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मौसम से संबंधित सभी जो घटनाक्रम है कहाँ पर होती हैं? इसी क्षोभ मंडल में। दूसरी मैंने बताई थी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी जो हाइट है 10 से लेकर या 18 से समझ लें, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है उसकी ऊंचाई है, और उसी में ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक, और इसलिए महत्वपूर्ण है वो कि मौसम से संबंधित जितने भी घटनाक्रम वहाँ पर लगभग नगण्य हैं, यानी कि शांत वो आपका वो परत है ना। इसीलिए वायुयान का चालक जो है अपने वायुयान को चलाना कहाँ ज़्यादा अच्छा पाता है? तो आपका समताप मंडल में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या आ गया, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है वो कौन सी है? मध्य मंडल है ना। कौन सी मंडल है? मध्य मंडल है। यहाँ पर क्या है, क्यों सबसे ठंडी है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओजोन का अवशोषण नहीं होता, गर्म नहीं हो पाती है ना। ओजोन का अवशोषण इस परत में क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना। ओजोन का अवशोषण जो होता है बहुत कम होता है ना। और ऊंचाई के साथ यहाँ पर क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, तापमान गिरता है। ठीक है, और क्या है, और है कि वायु बहुत पतली होती है। यहाँ पर वायु बहुत पतली होती है ना, वायु बहुत पतली होती है। इसलिए क्या है, इसीलिए इसमें जो ऊष्मा है वो संचित नहीं हो पाती है, ऊष्मा संचित नहीं हो पाती है, संचित नहीं हो पाती है ना। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका मध्यमंडल जो है वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। ओजोन का यहाँ पर अवशोषण होता नहीं है तो गर्म नहीं हो पाती है। वायु जो यहाँ पर बड़ी विरल है ना, तो ऊष्मा का संचय नहीं हो पाता है। और क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर तापमान गिरता है, इसीलिए सबसे ठंडी परत है। और तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और मीथेन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मीथेन है ना। ग्रीन हाउस गैस जो इस ऑप्शन में है वो क्या है? मीथेन है। बाकी कौन कौन सी गैसें आप जानते ही हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है ना। फिर क्या है, मीथेन के बाद क्या है भाई? CFC है, HFC है, ओजोन है ना। ये सब क्या है? ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सब क्या है? ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। और सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है ग्रीन हाउस के लिए? वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 60%। 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, उसने तो 79% तक का उत्तरदायी किसी माना था? कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं ये कृत्रिम गैसें हैं, है ना। प्राकृतिक रूप से वह कारक जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी वो क्या है? जलवाष्प है। ओवरऑल जलवाष्प ही है, लेकिन वो प्राकृतिक है। इसीलिए क्या है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग कृत्रिम वाले में ही जवाब देते हैं, और वही ऑप्शन में भी दिया रहता है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973, 1982, 1992, 1996। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, है ना। और इसको मैंने आपको बता रखा है कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। 1972 में भारत में एक कानून पास किया जाएगा, एक अधिनियम आएगा, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। वही कानून जब बनेगा तो उसी के प्रावधान के अनुरूप जो है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की जाएगी 1973 में। और कहाँ से शुरुआत होगी भाई इसकी? तो इसकी होगी जिम कॉर्बेट से। शुरुआत कहाँ से होगी? किस बाघ अभयारण्य से? 1973 में तो होगी, लेकिन वो बाघ अभयारण्य कौन सा था जहाँ पर शुरुआत की जाएगी? तो जिम कॉर्बेट, है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये आपका यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड के 2 जिले और कौन कौन से हैं? नैनीताल प्लस
पौड़ी गढ़वाल, 2 जिलों में इसका विस्तार है जिम कार्बेट का। ठीक, और 1973 में शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न और आता है भाई, यहीं पर आप लोग कई प्रश्न जोड़ कर देख लेना। इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने बाघ अभयारण्य हैं, क्योंकि जो टाइगर को संरक्षण के लिए चुने जाते हैं वो क्या है, बाघ अभयारण्य। तो बाघ अभयारण्य टोटल कितने हैं इस समय, 58। 58वां कौन सा है, आपसे पूछ लेकिन नवीनतम 58वां कौन सा है, तो वो आपका माधव बाघ अभयारण्य है ना, माधव बाघ अभयारण्य। और ये कहाँ पर है, ये आपका एमपी में, सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य यहीं पर है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये कैसी है, ये काल्पनिक रेखा है ना, ये काल्पनिक रेखा है, ना कि भौतिक रेखा है ना। ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। और ये क्या है, लगभग अरे यार ये क्या है, ये लगभग 180 डिग्री देशांतर के आसपास है ना, प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति। कहां पर, प्रशांत महासागर में। ठीक, और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये पृथ्वी को है ना, पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में बांटता है, पश्चिमी देशांतर में बांटता है। ठीक है, और इसकी एक खासियत है, क्या खासियत है कि इसके पार जाने पर, यानी कि जो 180 डिग्री है, इसके पार जाने पर क्या होती है, डेट बदल जाती है ना। इसके पार जाने पर तारीख क्या है, तारीख बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, अगर 180 डिग्री है ना, ये क्या हो गया आपका 180 डिग्री है, और इसके इधर क्या हो गया पश्चिम, और इधर क्या हुआ पूरब। तो जब अगर हम क्या है कि पश्चिम की ओर यात्रा करें, पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर यात्रा, पश्चिम की ओर यात्रा में एक दिन जुड़ता है, एक दिन जुड़ता है। और पूर्व की तरफ, यहां से पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व की ओर यात्रा में एक दिन घटता है। ठीक, उम्मीद है कि इस पे बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। फिलहाल यहां पर आंसर क्या है, ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है तमिलनाडु में है ना। कहां पर है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 940, 1000 पर 940, 1000 पर 916 या 1000 पर 920 या 1000 पर 986। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 943 था उस समय भाई। तो उसके आसपास क्या है, ए है, तो यही मार देंगे भाई है ना। 2011 की जनगणना में, 2011 में क्या है, लिंगानुपात कितना था, लिंगानुपात था 943, ये था भारत का। और भारत में भी देखा जाए तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, सबसे ज्यादा है आपका, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो आपका है केरल है ना। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। यूपी का भी जान लेते हैं भाई, यूपी का लिंगानुपात कितना है। तो यूपी का लिंगानुपात कितना है, यूपी का लिंगानुपात है आपका 912 है ना। यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना में है ये,
निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केचुआ को, मधुमक्खी को या फिर तितली को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केचुआ को कहा जाता है। केचुआ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ जो है वो तालाब में क्या करता है, सॉरी तालाब में क्या, खेत में क्या करता है, खेत में नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आता है। ठीक, नीचे की मिट्टी ऊपर लाता है। तो इससे क्या होता है? इससे खेत का उपजाऊपन बढ़ता है ना, उपजाऊपन बढ़ता है। और क्या है कि खेत में क्या है, वो छेद कर देता है। जब छेद करता है, आप लोगों ने देखा होगा, छेद करके ही वो नीचे से ऊपर आता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या होता है, छेद करने से ये होता है कि जो बरसात का पानी बरसता है वो आसानी से नीचे चला जाता है। और क्या होता है, और जो इसका अपशिष्ट है, जो इसका मल है, उसमें क्या है, चूंकि ये खाता क्या है, सड़ी गली चीज़ें को खा लेता है, सड़ी गली पत्तियों को खा लेता है, बाकी अपशिष्ट खा लेता है केचुआ जो है। तो इसका जो मल है ना, इसका जो मल है वो क्या है, इसका मल जो है वो वर्मी कंपोस्ट है ना, वर्मी कंपोस्ट, यानी कि जैविक खाद का काम करता है, जैविक खाद। और इसमें होती क्या है, जैसे इसमें पोटेशियम है, फास्फोरस है ना, ऐसी चीजें, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? इसके अपशिष्ट में, यानी कि इसके मल में। तो एक तरह से क्या है, ये किसान का मित्र कहा जाता है। हर वो काम करता है जो किसान के लिए लाभदायक है, खेत के लिए लाभदायक है, जमीन के लिए लाभदायक है ना। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है भाई? जुड़ा हुआ है आपका उत्तराखंड, है ना। कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। और उत्तराखंड जो जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन कब आया? 1973 में आया, है ना। कब आया? 1973 में। और 1973 में कहाँ पर आया? उत्तराखंड में, बता ही दिया। और उस समय उत्तराखंड क्या था? उस समय उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और तब जो है वहाँ पर एक जिला था, आज भी है, चमोली, तब उत्तर प्रदेश में था, अब क्या है, उत्तराखंड में। तो चमोली में, है ना, कौन सा था भाई? चमोली गांव। और चमोली गांव, सॉरी चमोली जिले में, और वहाँ पर भी एक गांव है रैणी गांव, जो जिला है वहाँ पर एक गांव है रैणी गांव, है ना। इस गांव में एक महिला थी जिनका नाम था क्या? गौरा देवी। गौरा देवी ने 27 महिलाओं के साथ उन लोगों का डटकर मुकाबला किया जिन लोगों ने क्या है, वहाँ के वृक्षों को काटने का काम किया, या वृक्ष को काटते थे। तो ये लोग क्या है, ये वृक्ष से ये लोग चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम ही है चिपको आंदोलन। चिपक जाते थे वृक्ष को कि पहले हमें जो है, हमारे पर अटैक करो, है ना, हमें मारो, तभी आप इस पेड़ को काट सकते हो। तो इन लोगों ने क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया था। और गौरा देवी ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस क्या कहते हैं कि चिपको आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाने में, है ना। और इसी आंदोलन से जुड़े हुए एक और लीडर हैं, सुंदर लाल बहुगुणा, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, ये सभी लोग इसी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और इस आंदोलन ने इनको इतना प्रसिद्धि दिलाई कि इनको भारत में क्या, दुनिया में वृक्ष मित्र की जो है उपाधि मिल गई। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को दुनिया में वृक्ष मित्र के नाम से जाने लगा इसी आंदोलन के बाद। तो आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और इतना जमकर विरोध हुआ था कि 1980 में इंदिरा गांधी जी ने जो है पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया अगले 15 सालों के लिए कि अब जो है यहाँ पर पेड़ कटने ही नहीं है। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि अगले 15 वर्षों तक पेड़ काटे ही नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या फिर डेमोलॉजी में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इटियोलॉजी में, है ना। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? इटियोलॉजी में किया जाता है। और बाकी जो है आपका
सॉरी इथोलॉजी में किया जाता है ना, कहाँ पे किया जाता है, इथोलॉजी में। इटियोलॉजी में क्या किया जाता है, इटियोलॉजी में तो ये कारण का विज्ञान है। इटियोलॉजी क्या है, ये कारण का विज्ञान है। कारण का विज्ञान भी कैसा, बीमारी के कारण, है ना। बीमारी, अगर कोई बीमारी है तो आखिर किस कारण से है, उस कारण का पता लगाती है कौन सा भाई अध्ययन, इटियोलॉजी कहा जाता है उसको, है ना। न्यूरोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी को कहते हैं नव व्यवहारवाद, यानी कि जो नए नए शब्द बनाए जा रहे हैं, जो नए नए विचार हैं, है ना, उनका निर्माण करना और उनका उपयोग करना, नए नए शब्दों और नए नए विचारों का निर्माण करना और फिर उनका उपयोग फिक्स करना, ठीक ये। और डेमोलॉजी क्या है, तो डेमोलॉजी है आपका जनसंख्या का मानव व्यवहार, जनसंख्या का मानव व्यवहार, है ना। तो सभी चीजें आप जान ही गए। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या फिर लोहे का, काहे का है, आयोडीन का, है ना, आयोडीन का है। अगला प्रश्न, शैक लाइकेन क्या है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है। तो इसका सही जवाब क्या है, सहजीवी है। लाइकेन क्या होता है, शैक या जो लाइकेन है ये क्या है, ये सहजीवी है ना। और किसके किसके बीच में है, तो जो आपका लाइकेन होता है ये किसके बीच में सहजीविता का उदाहरण है, तो कवक और शैवाल, है ना। इसमें क्या है, सहजीविता क्या है, सहजीवी का मतलब है कि जीवन के लिए दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, है ना, और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, और जिससे क्या होता है, दोनों का जीवन जो है वो संभव होता है। तो लाइकेन क्या है, दो जीव, एक तो कवक और दूसरा शैवाल मिलकर जो है लाइकेन बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपको आते हैं, है ना। लाइकेन, एक प्रश्न आता है कि लाइकेन जो है किस तरह के प्रदूषण के लिए संकेतक का काम करता है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। किनसे बना हुआ है, कवक और शैवाल। सहजीवी कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या उपलब्ध कराते हैं, तो कवक क्या उपलब्ध कराता है, कवक उपलब्ध कराता है भाई सुरक्षा, है ना, और कैसे, आवास बनाकर, ठीक। और क्या है, और ये करता है खनिज और पानी की व्यवस्था करता है, खनिज प्लस पानी, ये आवास बनाता है, खनिज और पानी देता है। और शैवाल क्या करता है, तो शैवाल बनाता है भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण करता है। और जब भोजन का निर्माण करता है तो दोनों मिलकर क्या है, इसे खाते पीते हैं और दोनों का जीवन जो है वो संभव होता है। तो ये क्या है, सहजीवी का उदाहरण। अगला, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों और उद्योगों दोनों में। तो किसमें होता है, वाहनों में और उद्योगों दोनों में होता है सीएनजी का, है ना, सीएनजी का उपयोग दोनों में होता है। और सीएनजी जो आपकी है, सीएनजी गैस, ये मुख्य रूप से इसमें क्या शामिल होता है, सीएनजी में मुख्य रूप से जो गैस होती है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है, मीथेन, है ना। और कितना, 70 से लेकर 80% तक का मीथेन ही इस्तेमाल की जाती है ना। और किन्हीं किन्हीं स्रोतों से तो 80% टू 90% जो है मीथेन गैस का प्रयोग होता है, किसमें, सीएनजी में। और इसमें किया क्या जाता है कि जो गैस का मुख्य आयतन होता है, जैसे मीथेन है ना, तो जो मुख्य गैस है, मुख्य गैस का आयतन जो होता है भाई, है ना, वो कितना जो है दबा दिया जाता है, 1% में कर दिया जाता है। उसका जितना भी आयतन होता है उसको दबा के कंप्रेस करके कितना कर दिया जाता है, 1% कर दिया जाता है, तब ये गैस आपकी सीएनजी बनती है ना। और सीएनजी को क्या है, इसमें सीएनजी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि जैसे वाहनों में हम लोग डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, लेकिन सीएनजी का जब इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 70 से 80% तक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन कम होता है। यानी कि सीएनजी का जब हम प्रयोग करेंगे तो वायु प्रदूषण क्या होगी, कमी आएगी। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अन्य जो ईंधन है जैसे डीजल पेट्रोल है उसके मुकाबले में 70 से 90% कम करती है ये, ठीक। अगला प्रश्न,
पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा या फिर अध्ययन के द्वारा? तो किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स, लोक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस? तो किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, है ना, जो संक्षिप्त रूप है वो है। और एलपीजी में होता क्या है? एलपीजी मुख्यतः दो गैसों का, है ना, योग है। किसका किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन, है ना। इसमें दो गैसों के संयोजन से ये बनती है आपकी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और किस अनुपात में होता है? तो ये होती है आपका 60% टू 70%। और ये क्या होती है? 30% से लेकर 40% तक का इस्तेमाल होती है। और फिर दोनों के संयोग से क्या बनती है? आपकी एलपीजी। और ये क्या है? गंधहीन गैस है। तो अगर आपके घर में एलपीजी जो है वो स्रावित हो रही है तो कैसे पता चलेगा कि गैस जो है लीक हो रही है? क्योंकि ये तो गंधहीन है। तो इसको गंध वाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल मर्केप्टेन, है ना, मर्केप्टन का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? गंध वाली बनाने के लिए, है ना, गंध वाली बनाने के लिए। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, गंध वाली बनाने के लिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को या फिर बीटा किरणों को? तो किससे करती है? पराबैंगनी किरणों को, है ना। ये सभी आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है? क्यों? बच्चे देता है ना। ये बच्चे देता है और स्तनपान कराता है, इसीलिए स्तनधारी है। अगला, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? अबायोटिक और बायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक घटक, है ना। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पिछले प्रश्न पत्र में देखा है। जैविक घटक में क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक होते हैं। और अजैविक घटक में क्या है? भौतिक और अकार्बनिक जो घटक है ना। भौतिक में आप लोग जानते ही हैं, तापमान है और ताप है, प्रकाश है ना, दाब है। जबकि अकार्बनिक में क्या है? फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब उसके घटक हैं, है ना। तो ये सब मिलके आपका पर्यावरण जो है, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है ना। तो ये प्रश्न एक ऐसा था कि इसके सभी जो ऑप्शन थे ये ऐसे हैं भाई कि जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है ना। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो प्रमुख संस्था है वो कौन सी है? IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था जो है ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है आपकी, है ना। यहाँ पर क्या थे? यही थे जो आपके सभी ऑप्शन गलत थे, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक प्रश्न ऐसा भी है जहाँ पर 2013 में सभी ऑप्शन वहाँ पर गलत थे, है ना। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड, है ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं भाई, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? यूट्रिकुलेरिया के द्वारा, जेट्रोफा के द्वारा, देवदार के द्वारा या यूकेलिप्टस के द्वारा? तो किसके द्वारा? जेट्रोफा के द्वारा। और इसके बीज से क्या है? इसके बीज से 30% तक का जो आपका तेल निकाला जाता है ना। और काकीनाडा क्या है? भारत का पहला बायोडीजल कारखाना, भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र, पहला बायोडीजल संयंत्र कहां पर है? काकीनाडा, काकीनाडा। और ये जगह किस स्टेट में है? AP, यानी कि आंध्र प्रदेश में, है ना। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून को? तो क्या है? 16 सितंबर।
ठीक, दो प्रश्न यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण जो आपसे घूम घुमा के पूछा ही जाता है। 16 सितंबर या 5 जून। 5 जून को क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएं भाई। फिर सिल्वीकल्चर संबंधित है किससे? वन एवं वन उत्पाद, सिल्क से, फूल से या फिर उर्वरक से। तो किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद से। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी में? तो कहां पर है? यह आपका चंदौली में। और चंदौली में कब स्थापित हुआ था भाई? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रप्रभा वन्य जीव कहां पर है? चंदौली में। और निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सांप, है ना, क्योंकि हाथी और बकरी क्या है? ये प्रथम श्रेणी के हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं आपके उपभोक्ता। ठीक, सांप क्या है? ये आपका द्वितीय श्रेणी का है, ये इन सबों को खा लेता है। और शेर क्या है? शेर है तृतीय श्रेणी का, है ना, ये सभी को खा सकता है, तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला, झूम खेती होती है कहां पर? केरल में, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में? तो कहां होती है? मेघालय में। यहां पर ऑप्शन में मेघालय होगा, है ना। जो गारो खासी की जयंतियां हैं, जो गारो खासी जयंतियां वहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर झूम की खेती होती है। और गारो खासी जयंतियां जो वहां की पहाड़ियों के नाम है, वहां की जनजातियों के भी नाम है ना। यहां पर क्या होती है? झूम की खेती। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? तो किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये 30 प्रश्न है, और 30 प्रश्नों में से कम 2-3 प्रश्न आपको जरूर ऐसे मिले होंगे जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको रिवाइज कर दिए जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं, है ना। तो जब आप प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो पहला फायदा तो ये कि जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं वे आपके गलत नहीं होंगे। ठीक, और दूसरा, उनको हल करने के दौरान आप नए नए तथ्य जानते हैं कि यदि अगर प्रश्न जो है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आयोग के बहुत ही पेट प्रश्न है, अगर उनका हेड टेल वो चेंज कर दे तो भी आप उन उत्तरों को कर पाएंगे। और अगर नहीं भी सारे जो का त्यों आते हैं तो क्या है, आपको ये पता होगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है, हमें पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से विभिन्न आयोग अपने सिलेबस को डील करते हैं। तो इन सब को जब आप जानेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपनी सफलता के पास पहुंचेंगे, अंतिम सफलता के पास पहुंचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास के लिए पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।